हाय गाइस, वेलकम टू गरिमा जैप चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, आप सभी को पता चल चुका है कि रजिस्ट्रेशन आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आज आप मैंने एक वीडियो भी बना दिया था कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। गाइस, वेलकम टू वन शॉट सीरीज। अब आप समझ चुके हो कि पीपीबी में मैं यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे आपके जैब एग्जाम्स में रिपीटेड मोड पे क्वेश्चंस किए हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। इसके साथ मैं आपको पीवाईक्यू, एमसीक्यू सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ, राइट? एग्जाम्पल के साथ चीजों को सीखते हैं। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर चीज यहाँ पर टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। नाउ चैप्टर नंबर 12 को कंटिन्यू करते हुए इसका पार्ट 2 मैं आज आपको लेकर के आई हूँ। पार्ट 2 इसके बाद ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश हो जाएगा। क्या नाम है? पेमेंट एंड कलेक्शंस ऑफ चेक। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि आज हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए, और ये वीडियो किनके लिए फ्रूटफुल होने वाला है? तो जो लोग भी जैब एग्जाम्स को दे रहे हैं और जो लोग भी डीबीएफ का पेपर दे रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। अब तो आपका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया है, एग्जाम आपके सर पे आ चुका है, 3 महीने बाद आपका पेपर है। तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए इंडोर्समेंट ऑफ चेक के बारे में समझते हैं। इंडोर्समेंट ऑफ चेक का क्या मतलब होता है? इंडोर्समेंट ऑफ चेक का मतलब होता है साइन करना चेक को फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग इट टू अनदर पर्सन। ठीक है, अब ये इंडोर्समेंट करता कौन है? तो जो मेकर होगा, जिसने चेक को बनाया होगा, या जो होल्डर होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा चीज दिखा दूंगी। देखिए, राम को एक चेक मिला। राम को उसके ऑफिस से चेक दिया गया 10,000 रुपए का। ठीक है, अब राम को ना जब ये चेक प्रोवाइड किया गया तो राम को याद आया कि इसका एक फ्रेंड है श्याम, जिसका इसने पैसा लिया था 10,000 रुपए। तो राम ने क्या किया कि इंस्टीड ऑफ डिपोजिटिंग दिस चेक, इसने इस चेक को डिपॉजिट नहीं किया, बल्कि इस चेक के बैक पे साइन कर दिया। चेक के बैक पे क्या किया इसने? ये चेक है और इस चेक के बैक पे अपना साइन करके लिख दिया राम, और दे दिया किसको? श्याम को। तो अब क्या हुआ कि ये जो श्याम है ना, अब श्याम के पास ये चेक चला गया है। अब श्याम इस चेक का इस्तेमाल करके अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि अब होल्डर कौन बन गया है? ये आपका श्याम बन गया है। ये जो प्रोसेस होता है इसी को इंडोर्समेंट कहा जाता है, जिसमें राम ने इंडोर्स कर दिया, बेसिकली ट्रांसफर कर दिया अपने चेक को टू द श्याम इंस्टीड ऑफ डिपॉजिटिंग इट। ठीक है, तो यही प्रोसेस आपको इंडोर्समेंट कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हो ये किसके द्वारा किया जाता है? मेकर और होल्डर के द्वारा। हम साइन कहां करते हैं गाइस? तो बैक ऑफ द चेक, याद रखिएगा, हम बैक ऑफ द चेक पे साइन करते हैं। दूसरा, अगर आपका चेक बहुत ज्यादा पुराना है, ओल्ड चेक है, तो उस केस में आप एक अलग से पेपर लेते हो और उस पेपर पे साइन करते हो। इसी को एलॉन्ज बोला जाता है। एलोंग, एलॉन, जो भी आप बोल लो। ठीक है, उसी को एलॉन्ज बोला जाता है। अटैच कर देते हो सेपरेट साइन करके। ठीक है, आइए, ये कौन से सेक्शन में इसके बारे में बताया गया है? तो सेक्शन 15 में इसके बारे में बताया गया है। आई होप यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं, काइंड्स ऑफ इंडोर्समेंट के बारे में देखते हैं। तो हम यहाँ पर चार पांच इंडोर्समेंट के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, पहला है इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। सेक्शन 16 इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, कि इंडोर्समेंट इन ब्लैंक क्या होता है। देखिए, इसका मतलब है कि जब राम के पास 10,000 रुपए का जो चेक था ना, तो उस चेक के बैक में सिर्फ इसने साइन किया, किसी भी पर्सन का नाम नहीं लिखा कि पे टू श्याम, पे टू सीता, ऐसा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इसने साइन कर दिया। तो इस तरीके के इंडोर्समेंट को हम क्या बोलते हैं? ब्लैंक इंडोर्समेंट बोलते हैं। तो जब इस तरीके का कोई इंडोर्समेंट होता है ना, तो ये आप चेक किसको पे करते हो? बियरर को। बियरर कौन होता है गाइस? बियरर यानी कि ये चेक जिसके पास भी अभी है। ठीक है, तो जो भी इस चेक को लेगा वही इस चेक का होल्डर, वही इस चेक का मालिक हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को बियरर कहते हैं। ये तो मैंने आपको बताया है ना, आपका पार्ट 1 जब चल रहा था उसमें बताया बियरर कौन होता है। ठीक है, तो अब ये ब्लैंक चेक क्या है? तो जिसके पास भी ये चेक होगा, यानी कि जो भी बियरर होगा, वो इस चेक का इस्तेमाल करके मनी को डिपॉजिट कर सकता है। ठीक है, चलिए, अब ये जो ब्लैंक चेक है जो कि सिर्फ राम के द्वारा साइन किया गया है, क्या इसको वापस से जिसको भी मिला, मान लो ये श्याम को इसने चेक दे दिया ब्लैंक अपना साइन करके, तो अब क्या श्याम इसको वापस से इंडोर्स कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है? तो हाँ,
अगर कोई ब्लैंक आप इंडोर्समेंट करते हो, ठीक है, यानी कि सिर्फ सिग्नेचर किया, श्याम को प्रोवाइड किया, अब श्याम को नहीं निकालने पैसे, श्याम को किसी को पैसे देने थे, तो श्याम ने क्या किया, बस इस पे अपना साइन किया और सीता को दे दिया, खत्म। तो श्याम भी इसको फर्दर इंडोर्स कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। यही चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई है गाइस, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकंड वाले पे, जो कि है इंडोर्समेंट इन फुल। अब इसमें क्या होता है, हम सिग्नेचर तो करते हैं, मेकर सिग्नेचर करता है और साथ के साथ लिखता भी है कि हम ये किसको पे कर रहे हैं, स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखा होता है या और हिज बियरर, ठीक है। तो यहां पर जैसे मान लो कि एक चेक है 10,000 का, तो राम ने लिखा कि पे श्याम ₹10,000 और ऑर्डर, ऐसे करके लिख दिया, ठीक है, और अपना साइन कर दिया राम ने। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है चेक, या तो ये स्पेसिफिक पर्सन जिसका नाम लिखा हुआ है उसके पास जाएगा, ठीक है, या श्याम ने जिसको भी यहां पर तो भी ट्रांसफर किया होगा, ऑथराइज किया होगा, इंडोर्स किया होगा, उसको ये वो इस चेक का इस्तेमाल कर सकता है फॉर विड्रॉवल पर्पस, ठीक है। तो यही चीज आपको लिखी हुई है कि जो आपका इंडोर्स इन फुल होता है ना, ये भी सेक्शन 16 में ही बताया गया है। तो इसमें आप नाम लिखते हो स्पेसिफिक पर्सन का टू whom द पेमेंट इज मेड, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कंडीशनल इंडोर्समेंट सेक्शन 52। यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगे होते हैं, कंडीशनल का मतलब होता है, ठीक है। क्या कंडीशंस लगे होते हैं, एग्जांपल से समझिए कि एक चेक है, ठीक है, उस चेक के बैक में राम ने साइन तो किया, लेकिन राम ने ना एक कंडीशन भी यहां पे लगा दिया, लिख दिया यहां पर पे टू श्याम, ठीक है, और ऑर्डर विदाउट रिकोर्स, यहां पे ये लिख दिया। विदाउट रिकोर्स का मतलब है बिना लायबिलिटी का, ठीक है। तो इसमें और अपना साइन कर दिया, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो चेक है, या तो आप श्याम को पे कर दो, ठीक है, या श्याम ने जिसको भी इंडोर्स किया है आप उसको पे करो, लेकिन अगर ये चेक डिसऑनर होता है तो मैं लेबल नहीं हूं, मैं साइड हूं भैया, मुझे कोई लेना देना नहीं है अगर डिसऑनर हो गया तो यानी कि इसी को बोलते हैं विदाउट लायबिलिटी। तो राम इज नॉट लेबल इफ द चेक इज डिसऑनर्ड, ठीक है। तो ये कंडीशंस होते हैं। एक और आपका कंडीशन होता है, अब इसमें लिख दिया आपने कि पे टू श्याम इफ ही कंप्लीट्स द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो कि आपने एक कंडीशन लगा दिया ना, एक इवेंट डाल दिया आपने कि जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा आप श्याम को पे कर देना बैक ऑफ द चेक, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल इंडोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर आता है रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट का क्या मतलब है, सेक्शन 50 इसके बारे में बताता है, यानी कि हम यहाँ पर नेगोशिएशन का राइट जो होता है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी कि ये वैसा चेक है जिसको आप किसी और को इंडोर्स या ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो अगर मान लो यहां पर राम ने लिख दिया पे टू श्याम ओनली, अब इसका क्या मतलब है, ओनली लग गया भैया, ओनली लग गया, यानी कि अब बैंक क्या करेगी, सिर्फ श्याम को ही पे करेगी, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा है कि पे टू श्याम ओनली, तो सिर्फ और सिर्फ श्याम को ही पे किया जाएगा। तो ये आपका होता है रेस्ट्रिक्टिव, जहां पे आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, जहां पे आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हो तो श्याम इसको इंडोर्स नहीं कर सकता किसी और को, इसी को रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट कहा जाता है। एक और आता है गाइस जिसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट। अब इसमें क्या होता है, फैकल्टेटिव का मतलब होता है ऑप्शनल। तो यहां पर ना जो मेकर होता है, जो चेक का मेकर होता है, वो यहां पर नोटिस को वेव करा सकता है, लेकिन वो लायबिलिटी से भाग नहीं सकता है। अब कहोगे क्या समझा रहे हो मैम, चलो समझाती हूं मैं। यहां पर राम ने एक चेक लिखा 10,000 रुपए का, ठीक है। अब ये इंडोर्स कर रहा है श्याम को, ठीक है। तो बैक पे उसने लिख दिया पे टू श्याम और ऑर्डर, ठीक है, नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव, ऐसा करके लिख दिया और अपना साइन कर दिया, ठीक है, राम ने। तो इस केस में राम ये कहना चाह रहा है कि श्याम जब इस चेक को डिपॉजिट करेगा और अगर ये चेक
डिसऑनर होता है, चेक बाउंस होता है, तो कृपया हमें इसका इंफॉर्मेशन आप ना दे। जनरली क्या होता है, अगर कोई नॉर्मल एंडोर्समेंट होता है, कोई नॉर्मल चेक है, तो अगर अगर आपका चेक डिसऑनर होता है, चेक बाउंस होता है, तो उस केस में मेकर को यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है, कि आपका चेक बाउंस हो गया है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट बैलेंस एंड XYZ रीजंस। तो उस केस में फिर जो आपका मेकर होता है वो फिर अपना दूसरा चेक बनाता है, जो भी है XYZ चीजें, ठीक है। लेकिन इस केस में ये कह रहा है कि मुझे मत बताओ, अगर डिसऑनर हो रहा है, चेक बाउंस हो रहा है, मुझे मत बताओ, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो इसने क्या किया, डिसऑनर के नोटिस को वेव कर दिया। लेकिन इससे ऐसा थोड़ी होगा कि राम की लायबिलिटी गायब हो जाएगी, राम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाएगा, नहीं, स्टिल राम इज लेबल, स्टिल राम को ये अमाउंट पे करना पड़ेगा, बस उसने नोटिस को यहाँ पे वेव ऑफ किया है, ठीक है, समझ में आया। इसी को बोला जाता है फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। तो इंडोर्सर स्टिल रिमेन्स लेबल फॉर द नॉन पेमेंट, ठीक है, समझ में आया। बस इंडोर्सर में वेव दिस राइट इन राइटिंग, बस ये लिखता है कि भैया हमको इसका इंफॉर्मेशन मत दो। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। आइए एक छोटा सा टेबल दिखाती हूं जिससे आपको थोड़ा सा चीजें आसान हो जाएगी। देखिए, ब्लैंक अगर है इंडोर्समेंट, ब्लैंक इंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है कि सिर्फ हम सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। अब इसका जो पोजीशन होता है, राइट किसके पास जाता है, बियरर के पास चला जाता है। फुल के केस में क्या होता है, फुल के केस में आप नेम और सिग्नेचर डाल देते हो, ठीक है। तो जिसका भी नाम लिखा होगा स्पेसिफिक पर्सन का और जो भी ऑर्डर होगा, तो यहाँ स्पेसिफिक पर्सन भी डाल लेना, स्पेसिफिक पर्सन जिसका भी आप नाम लिखते हो, ठीक। चलिए, कंडीशनल में क्या होता है, कंडीशनल में पेमेंट्स डिपेंड करता है इवेंट पे और जहां पे आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होती है। जैसे मैंने आपको राम का एग्जांपल दिया था ना, राम ने कंडीशन लगा दिया था, ठीक है, विदाउट रिकोर्स वाला। तो उस केस में क्या हुआ कि अगर ये डिसऑनर होता है चेक, तो राम इसके लिए लिएबल नहीं है। रेस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, अब फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते, फर्दर इंडोर्स नहीं कर सकते। फैकल्टेटिव में क्या होता है, नोटिस को आप वेव कर सकते हो लेकिन लायबिलिटी रिमेन्स विद द मेकर और इंडोर्सर। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका काइंड्स ऑफ इंडोर्समेंट था। इसका छोटा सा मैंने टेबल आपके लिए बनाया है ताकि बाकी चीजों से आपको थोड़ा सा इजी हो जाए इसको समझना। आइए, अगर ये समझ में आया है तो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। एंडोर्समेंट इज यूजुअली मेड ऑन, एंडोर्समेंट कहां पे किया जाता है गाइस, फ्रंट ऑफ द चेक ओनली, बैक ऑफ द चेक, पेन स्लिप और पासबुक। एंडोर्समेंट हमेशा बैक ऑफ द चेक किया जाता है, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। या आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप एक सेपरेट पेपर लो और उस पे आप उसको भी अटैच कर सकते हो, सेपरेट पेपर को, इसको हम क्या बोलते हैं, एलॉन्ज, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आए आगे चलिए। Which endorsement converts an order check into a bearer check? कौन से चेक में जो आपका चेक होता है इंडोर्समेंट ऑर्डर चेक, वो बियरर में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से चेक की बात कर रही थी मैं, रेस्ट्रिक्टिव। रेस्ट्रिक्टिव में तो हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ये ट्रांसफर ही नहीं किया जाएगा, ये इंडोर्स ही नहीं किया जाएगा। कंडीशनल में क्या होता है, हम कंडीशन लगा देते हैं, हमें कोई लायबिलिटी नहीं चाहिए भाई, नो लायबिलिटी, या पे करो जब वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देगा, इस तरीके के कंडीशंस लगा देते हैं। फैकल्टेटिव में क्या होता है, हम यहाँ पर वेव कर देते हैं नोटिस को, लेकिन लायबिलिटी स्टिल रिमेन्स विद द इंडोर्सर, यही होता है ना। तो बचा कौन सा, ब्लैंक इंडोर्समेंट। तो ब्लैंक इंडोर्समेंट में क्या होता है, बियरर चेक होता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए गाइस आगे चलते हैं। क्रॉसिंग ऑफ द चेक, क्रॉसिंग ऑफ द चेक का क्या मतलब होता है, हम चेक पे, चेक के फेस पे ना दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, ये बताने के लिए बैंक को कि आप इसको कैश में पे मत करो, सिर्फ अकाउंट के थ्रू पे करो। तो बेसिकली इस तरीके के जो क्रॉसिंग हम करते हैं चेक पे, किसके लिए करते हैं, पेमेंट की सेफ्टी के लिए, ठीक है, कि पेमेंट जो है बैंक के थ्रू हो रही है और पेमेंट का कोई मिसयूज या फ्रॉड उसके साथ नहीं किया जा रहा है, इसके लिए हम चेक की क्रॉसिंग करते हैं। कौन कौन सा सेक्शन इसको कवर करता है, तो सेक्शन 123, 124, 126 एंड 130 क्रॉसिंग ऑफ चेक्स को कवर करता है। तो एक एक करके ना सारे टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग हम यहां पर देखने वाले हैं। तो पहला आपका जो टाइप ऑफ क्रॉसिंग होता है इसको हम जनरल क्रॉसिंग बोलते हैं एंड सेक्शन 123 में इसके बारे में बताया गया है। जनरल क्रॉसिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ पे एक आपको इमेज दिख रहा होगा, ठीक है। अब जनरल क्रॉसिंग है ये, यानी कि आपने दो चेक पे पैरेलल लाइंस क्रिएट किए, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्रिएट करने के बाद आपने बीच में लिख दिया एंड को या नॉट नेगोशिएबल, ठीक है। तो यहां पर क्या देख रहे हो कि किसी भी बैंक का तो नाम नहीं लिखा है, ठीक है। तो आप किसी भी बैंक में जाकर के इस चेक को विड्रॉ करा सकते हो, लेकिन जनरल क्रॉसिंग का मतलब होता है कि हम यहां पर बैंक को ये बता रहे हैं कि आप यहां पर पे मत करना कैश में,
ठीक है, आपको कैश पे पे नहीं करना है इस चेक को। दिस चेक इज पेएबल ओनली थ्रू अ बैंक। ठीक है, तो यही चीज आपका जनरल क्रॉसिंग बताता है। और जो जनरल क्रॉसिंग का जो चेक होता है ना, इसको आप किसी भी बैंक से इसका पेमेंट हो सकता है। ठीक है, तो पेमेंट हो सकता है इसमें थ्रू एनी बैंक। ठीक है, जनरल क्रॉसिंग है तो, क्योंकि इसमें किसी स्पेसिफिक बैंक का तो नाम नहीं लिखा है कि इसी बैंक से आपको यहाँ पर पेमेंट लेना है, तो किसी भी बैंक से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है आपका स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है, आप ना बैंक का नाम लिखते हो। जैसे यहाँ पर एक इमेज दिखेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दो पैरेलल लाइन क्रिएट किया और बैंक का नाम लिख दिया। इसका ये सीधा सा मतलब है कि आपको जो पेमेंट होगा इस चेक का सिर्फ इसी बैंक से होगा। राम ने एक चेक बनाया, ठीक है, राम ने एक चेक बनाया, इशू किया श्याम को, ठीक है, और उस चेक पे इस तरीके से पैरेलल लाइन बना करके लिख दिया HDFC बैंक या SBI बैंक, किसी भी बैंक का यहाँ पे नाम लिख दिया। अब इस केस में श्याम को जो पेमेंट होगा थ्रू HDFC बैंक ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक बैंक का नाम लिखा हुआ है, या जो भी इस पर्टिकुलर बैंक के कलेक्शन एजेंट होंगे उनके थ्रू ही आपका ये जो पेमेंट होगा इस चेक का होगा। ठीक है, इसी को आप बोलते हो स्पेशल क्रॉसिंग, जहां पर आपको स्पेसिफिक बैंक का नाम लिखा होता है। आइए आगे चलिए नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, सेक्शन 130 इसके बारे में बता रहा है। देखिए पहले तो एक चीज क्लियर कीजिए कि नॉट नेगोशिएबल का यहां पर ये मतलब नहीं है कि ये ट्रांसफर नहीं हो सकता है, बिल्कुल ये ट्रांसफर हो सकता है। तो दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि नॉट नेगोशिएबल का मतलब ट्रांसफर नहीं है। देखिए ट्रांसफर हम कर सकते हैं, लेकिन आपको बेटर टाइटल नहीं मिलता है। यहाँ पे बेटर टाइटल नहीं मिलता है। कैसे, अब इसको समझिए। मान लीजिए कि राम ने एक चेक इशू किया है श्याम को, ठीक है, एक पैरेलल लाइन बनाया और इस पे लिख दिया नॉट नेगोशिएबल, नॉट नेगोशिएबल लिख दिया और श्याम को दे दिया। अब श्याम जब ये चेक लेके जा रहा था तो श्याम से ये चेक गुम हो गया, किसी चोर ने इसको चुरा लिया और चुरा करके मोहन को ये चेक प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब मोहन गया बैंक में इसी चेक को लेकर के जिसपे नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ था, तो बैंक ने डिनाई कर दिया। क्यों? क्योंकि बोला कि इसका ओनरशिप आपके पास थोड़ी ना है, यहाँ तो ये श्याम इसका ओनर है, तो मोहन को तो पैसे यहाँ पे नहीं मिले। ठीक है, तो क्या हुआ, इसको बेटर टाइटल नहीं मिला। ट्रांसफर तो हमने कर दिया चेक को, लेकिन बेटर टाइटल इसको नहीं मिल पाया, यानी कि ये चेक इनको प्रोवाइड नहीं किया गया, डिपॉजिट नहीं किया गया। इवन दो मोहन को नहीं पता था कि ये चोरी का चेक है, चोर ने चोरी करके ये चेक मोहन को दिया है, तो यहां तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है, मोहन इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। लेकिन नॉट नेगोशिएबल के केस में ये जो आपका होल्डर इन ड्यू कोर्स का जो आपका फैसिलिटी होता है, या कह सकते हो जो भी आपको इसमें प्रोटेक्शंस दिए जा रहे थे, ये सब नलीफाई कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, स्टिल इनको एक बेटर टाइटल नहीं मिलेगा। एक और बेसिक एग्जांपल से समझाऊं, आपने किसी अपने फ्रेंड से बाइक बोरो किया, ठीक है, बाइक आपने बोरो किया है, ओनरशिप आपके पास नहीं आया है, और आपका कोई दूसरा पर्सन था, दूसरा फ्रेंड था, जिसको आपने वो बाइक प्रोवाइड किया कि ठीक है जा ले जा। तो इसका क्या मतलब है कि क्या जो आपका फ्रेंड है जिसको आपने अभी बाइक दिया है, अब क्या वो बाइक उसका हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बाइक पहली बात आपकी थी नहीं, ओनर इसका कौन है? आपका पहला वाला फ्रेंड है। तो जब पहले वाला फ्रेंड इस बाइक का ओनर है, तो आप कैसे इसको किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो? आप कैसे किसी और को दे सकते हो और कहो कि ले जा भाई ये तेरा बाइक हो गया? ऐसे तो आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते ना। तो जिसका ओनरशिप है उसी के पास रहेगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि ओनरशिप श्याम के पास था, क्योंकि राम ने तो यहाँ पे श्याम का नाम लिख के नॉट नेगोशिएबल किया था ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी के पास बेटर टाइटल होगा, ना कि किसी और के पास। ठीक है, देखिए कैसे लिख के आता है, देखिए ऐसे होता है। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से आप नॉट नेगोशिएबल करके लिखते हो। आइए एक और पढ़ेंगे, अकाउंट पे क्रॉसिंग। अब अकाउंट पे ही क्रॉसिंग लिखा हुआ है, तो इसमें कैसे आप चेक पे लिखते हो? तो आपको एक चेक दिखाती हूँ। देखिए अकाउंट पे ऐसे करके, या अकाउंट पे का नाम आप यहां पर लिख देते हो, जैसे जैसे यहां पे आप लिख दोगे अकाउंट पे, और यहां पर श्याम का नाम राम ने लिख दिया। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो पेमेंट है इस चेक का सिर्फ और सिर्फ श्याम के अकाउंट में ही जाएगा, क्योंकि यहां पर जो है
श्याम का नाम लिखा हुआ है एज अ अकाउंट पेई, ठीक है। तो अकाउंट पेई क्रॉसिंग करके जब आप लिखते हो तो देखिए ये तो पहली बात, किसी भी एक्ट में इसको मेंशन नहीं किया गया है, बट यहां पर आप डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हो बैंक को जब अकाउंट पेई करके ऐसे लिखते हो कि कलेक्ट द अमाउंट ओनली फॉर द नेम्ड पेई अकाउंट, सिर्फ और सिर्फ जो नेम्ड पर्सन है उसी से यहाँ पे अमाउंट को हमको कलेक्ट करना है, किसी और के थ्रू नहीं कर सकते। अब श्याम ने मोहन को ये चेक दे दिया है तो क्या बैंक चेक को एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसमें अकाउंट पे का नाम श्याम लिखा हुआ है। तो अमाउंट को क्रेडिट कहां किया जाएगा? जिस भी पे का अकाउंट लिखा हुआ है उसी को पे किया जाएगा, इसी को अकाउंट पे क्रॉसिंग कहते हैं। गाइस आई होप समझ में आया होगा, बड़े सिंपल लैंग्वेज में मैंने कोशिश की है आप लोगों को चीजें समझाने की, ठीक है। कोई डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। तो एक और मैं आपको यहाँ पर कंपैरिजन टेबल भी दिखा देती हूँ। देखिए अगर जनरल क्रॉसिंग है, जनरल क्रॉसिंग है तो किसी भी बैंक के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट ले सकते हो, ठीक है। अगर स्पेशल क्रॉसिंग है तो जो भी नेम्ड बैंक का नाम होगा सिर्फ उसी बैंक से आपको कलेक्शंस मिलेगा, पेमेंट्स मिलेगा, ठीक है। अगर कोई नॉट नेगोशिएबल है तो नॉट नेगोशिएबल का मतलब होता है कि बेटर टाइटल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अकाउंट पेई है तो अकाउंट पेई का मतलब है क्रेडिट ओनली टू द पेईज अकाउंट। बड़ा छोटा सा मैंने आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाया है जिससे आपको कंपैरिजन समझ में आ गया होगा चारों के बीच का, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन, चैप्टर नंबर 12 यही पे खत्म होता है। नेक्स्ट मिलेंगे गाइज हम लोग चैप्टर नंबर 15 में, क्योंकि 13 14 नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, क्लियर मेंशन कर रही हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो जून के क्वेश्चंस फटाफट से कर लेते हैं। इफ द चेक बियर्स across its face the name of a banker in addition to the crossing, it is deemed to be dash crossed। इसको हम क्या बोलते हैं गाइस? कह रहा है कि जो चेक है उसके फेस पे आपने बैंक का नाम लिख दिया है इन एडिशन टू क्रॉसिंग, क्रॉस करने के बाद। तो इसको हम किस तरीके का जो है, आप इसको किस तरीके की क्रॉसिंग बोलते हो? जनरल, जनरल में तो किसी बैंक का नाम ही नहीं लिखा होता है, ठीक है। नॉट नेगोशिएबल, नॉट नेगोशिएबल में आपको बेटर टाइटल नहीं मिलता है। अकाउंट पे, अकाउंट पे में क्या होता है कि आप उसी अकाउंट पे के नाम पे मनी को ट्रांसफर करते हो उसी अकाउंट में, ठीक है, जिसका नाम लिखा होता है। बचा कौन सा? स्पेशल, ठीक है, स्पेशल जो आपका होता है। तो ये जो आपका क्रॉस्ड होता है ना, इसी में आपका स्पेसिफिक बैंक का नाम लिखा होता है और उसी स्पेसिफिक बैंक में आप जाकर के पेमेंट ले सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Which of the following indicates a general crossing? कौन यहाँ पर जनरल क्रॉसिंग को इंडिकेट करता है? नेम ऑफ द बैंकर, अगर नाम लिखा हुआ है बैंक का तो ये स्पेशल क्रॉसिंग होती है ना, इसको तो स्पेशल बोलते हैं, पोस्टमार्टम करते चलेंगे। वर्ड्स अकाउंट पे, अकाउंट पे लिख दिया है तो ये क्या है? अकाउंट पे क्रॉसिंग चेक है, ये तो क्रॉसिंग अकाउंट पे वाला क्रॉसिंग चेक है ये, है ना। टू पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्स लाइन और सिग्नेचर ऑफ द पे, क्या होगा? अब इस दोनों में बताओ कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दो पैरेलल, हम ट्रांसवर्स लाइंस डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे करके जनरल क्रॉसिंग में दो पैरेलल लाइंस ऐसे क्रिएट करते हैं और लिखते क्या है? एंड को या नॉट नेगोशिएबल। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ में आ रहा होगा गाइस। चलिए गाइस, ये तो था आज का सेशन। साथ के साथ मैं बता दूं कि आप लोगों का पेड बैच स्टार्ट हो चुका है। मैंने एक डेमो क्लास आरबीडब्ल्यूएम की रिलीज कर दी है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, आज गया है तो आप लोग जाकर के एक बार देखिए कि मैं कैसे क्लासेस आप लोगों को वहां पे पढ़ा रही हूँ पेड बैच में। तो जिनको लेना है आप इनरोल कर सकते हो। ये रहा प्राइस और ये रहा आपका डेडिकेटेड नंबर जिसपे आप कॉल भी कर सकते हो। हर पीडीएफ में मैंने आपको गूगल फॉर्म प्रोवाइड किया है गाइस, तो देखिए यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म का लिंक अटैच किया हुआ है, आप जाकर के यहाँ पर इनरोल कर सकते हो या कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही पढ़ना है तो उसके लिए भी अलग अलग प्राइसिंग है गाइस, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, ठीक। तो आप इनरोल कर ले क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी आ चुका है, अब आपका एग्जाम भी पास आ रहा है। तो अगर आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है और चाहते हो कि सिंगल अटेम्प्ट में आपका जैब एग्जाम्स क्लियर हो जाए और ये जो आपका पीपीबी है या आरबीडब्ल्यू आप चाहते हो दोनों को एक ही बार में क्लियर कर ले, तो गाइस आपको इस बैच को जरूर बाई करना चाहिए, एक ट्राई तो आपको देना ही चाहिए, ठीक है। बाकी आप नए हो पुराने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, तो गाइस सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं से भी जुड़ सकते हो। ये रहा नंबर, आप इस पे मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, 24/7 अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और चीज बता देती हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें ये लिख के आता है कि मैम प्लेलिस्ट में आपके
ये पार्ट नहीं है, वो पार्ट नहीं है, ऐसे पार्ट 11 नहीं है, पार्ट 12 नहीं है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आप ना लाइव वाले सेक्शंस में भी एक बार जा करके देखना, क्योंकि क्लासेस आपकी सारी ही गई है, ठीक है, पूरी क्लासेस गई है। हो सकता है प्लेलिस्ट मेरे से अपडेट ना किया हो, मैं भूल गई हूं तो अपडेट नहीं किया है। दो अच्छी बात है कि आप लोग मुझे बताते हो कि प्लेलिस्ट अपडेटेड नहीं है, मैं कर देती हूँ, बट स्टिल आप लोगों को पैनिक नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मैं मैसेजेस अगर नहीं देख पाई, ठीक है, तो आप फिर परेशान हो जाओगे कि अरे मैम ने तो क्लास नहीं लिया है। तो ऐसा नहीं है। एक आपका वीडियो सेक्शन दिखता होगा यूट्यूब पे और एक आपको लाइव सेक्शंस दिखता होगा। तो अगर आपको प्लेलिस्ट में वो चैप्टर का पार्ट आपको अगर नहीं दिख रहा है, तो मेक श्योर कि आप एक बार वीडियो वाले सेक्शन में जाके सर्च कर लो या लाइव वाले सेक्शंस में जाके सर्च करना। डेफिनेटली आपको वहां पे वो क्लासेस मिल जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा, जिनको पेड बैच लेना है इनरोल कर लीजिए, जिनको नहीं भी लेना है आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, यूट्यूब की क्लासेस है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही है, मिलते हैं कल आरबीडब्ल्यूएम की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।